देश को एक बड़ी सौगात दी गई। ये सौगात है हाइड्रोजन बस की, जिसको लॉन्च किया केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने। All you need for the green hydrogen manufacture is you need clean green energy, and that is what makes this bus very special. इंडिया जितना भी ग्रो करेगा ना, हम लोगों के माइंड ऐसे बना दिए हम नहीं मानेंगे उसको। जबरदस्त, मैं एग्री करता हूँ इस बात से कि लोग मानते ही नहीं। ये स्लोगन होता है, ये इंडिया के अंदर बन रही है। एग्जैक्टली, ये चाइना से इंडिया ने सर, इंडिया ने खुद बनाई है। वाह यार, कमाल कर दिया। बस में वो हाइड्रोजन फ्यूल पर चलने वाली बसेस भी लॉन्च कर चुके हैं, अपनी ट्रेन को भी हाइड्रोजन पर कन्वर्ट कर रहे हैं। दुनिया के टॉप 3 कंट्रीज फ्यूल कंजप्शन के हवाले से अगर बात करें, इंडिया है, लेकिन फिर भी वो ऑयल से अपनी डिपेंडेंसी, दूसरे कंट्रीज से अपनी डिपेंडेंसी को खत्म करते हुए अब ग्रीन हाइड्रोजन पर कन्वर्ट कर रहा है। और जैसा कि नितिन गडकरी जी ने बोला था कि हम अगले 5 सालों में पेट्रोल को खत्म करेंगे, तो ये स्टेप मुझे लग रहा है। मुझे लगता है कि हमारी बेसिकली ना कोई पॉलिसी ऐसी नहीं है, कोई फ्रेमवर्क नहीं हमारा डेवलप हुआ जिसके ऊपर हम काम करें। अगर होता है तो वो फिर सिर्फ फाइल्स में होता है, उसके ऊपर प्रैक्टिकली कुछ नहीं हो रहा होता। और इलेक्ट्रिक पे ही नहीं हम अभी आ सके, हाइब्रिड पे ये जो हाइड्रोजन है उस पे ऊपर हम किस तरह जाएंगे। तो यार इंडिया बहुत अलग लेवल पे चल रहा है इस टाइम यार, क्या कुछ इंडिया नहीं बना रहा। इलेक्ट्रिक बसेस, डबल डेकर, पोल्यूशन नहीं फैलाएगी और इंडिया के अंदर पोल्यूशन का जो रेशो है वो और कम कर देगी। दिन ब दिन इंडिया जो है वो एक डेवलप्ड नेशन बनता जा रहा है। हालिया 10 साल के ड्यूरेशन में इंडिया ने जितना तरक्की की है, पाकिस्तान को इस खला को पूरा करने के लिए कम से कम 100 साल लग जाएंगे। अब इस 10 साल की ड्यूरेशन में पॉलिटिकली तौर पे जो इंडिया मजबूत हुआ है उसकी मिसाल ही नहीं मिलती आपको। छोटी उम्र से लेकर बड़ी उम्र तक ना मैंने मेड इन चाइना सुना है। हालांकि मेड इन जापान होता था, मेड इन अमेरिका होता था, अब आगे क्या ये मेड इन इंडिया आएगा। दिफाई लिहाज से इंडिया ने अग्नि 5 जैसे जदीद मिसाइल्स को लॉन्च करके दुनिया पे एक हैबत तारी कर रखी है इस वक्त। क्या कहेंगे सर, इंडिया कितनी ज्यादा प्रोग्रेस पे? इंडिया का अगर हम एनालिसिस करें इस वक्त पॉलिटिकल, इंडिया और पाकिस्तान का हालिया 10 साल के ड्यूरेशन में इंडिया ने जितना तरक्की की है, पाकिस्तान को इस खला को पूरा करने के लिए कम से कम 100 साल लग जाएंगे। अब इस 10 साल की ड्यूरेशन में पॉलिटिकली तौर पे जो इंडिया मजबूत हुआ है उसकी मिसाल ही नहीं मिलती आपको। 10 साल की ड्यूरेशन में आपको एक बहुत ही स्टेबल और प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट देखने को मिली है, जिसको पूरी दुनिया ने अप्रिशिएट किया है और जिसकी सताइश के चर्चे आपको हर ज़बान खासो ज़दे आम मिलेंगी। इसके बरअक्स आप पाकिस्तान को अगर देखें तो इस 10 साल के ड्यूरेशन में आप ये देखें कि 7 वज़ीर आज़म चेंज हो चुके हैं। जहां पर इंडिया में मुसलसल कंसिस्टेंसी के साथ एक स्टेबल गवर्नमेंट हमें देखने को मिल रही है, वहां जहां पर पाकिस्तान में एक वजीर आजम का टेन्योर 5 साल मुकर्रर किया जाता है, वहां आपको इस 10 साल के ड्यूरेशन में 7 वजीर आजम बदलते हुए मिले हैं, जिनको बदला गया है और जिनको चेंज किया गया है। तो भाई मुद्दा ये भी एक सामने खुल के सामने आता है। तो दुनिया अगर आपसे बात करना चाहे स्टेबिलिटी के हवाले से, पॉलिटिकल आपसे बात करना चाहे, तो वो बात करे तो करे किससे? आपके 7 वजीर आजम चेंज हो चुकी हैं, 7 मुख्तलिफ किस्म की हुकूमतें जो है दुनिया के सामने आई हैं, तो वो किससे बात करें? वो आपके जो हुकूमती ओहदेदारान हैं उनसे बात करें, आपके केयर टेकर से बात करें, या उनसे बात करें जिनको ताकत का असल सरचश्मा समझा जाता है इस मुल्क में। तो ये बहुत ही एक कंफ्यूजिंग सिचुएशन है। पॉलिटिकल हवाले से पाकिस्तान देखें कितना पीछे है इंडिया से। और दूसरा मैं आपको एक कंपैरिजन करूंगा इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, और आपकी इस ट्रांसपोर्ट के हवाले से भी मैं आपको इंशाल्लाह बहुत से होशरुबा इंकशाफात आप करूंगा जो कि बड़े इंपॉर्टेंट हैं। पॉलिटिकल आपने ये हाल देख लिया जो 10 साल में हुआ है, एक तरफ स्टेबिलिटी है, एक तरफ मुसलसल आपको कमजोरियां देखने को मिल रही हैं और स्टेबिलिटी आ ही नहीं पा रही इस हुकूमत में। दूसरी तरफ आप दिफाई लिहाज से देख लें, दिफाई लिहाज से इंडिया ने अग्नि 5 जैसे जदीद मिसाइल्स को लॉन्च करके दुनिया पे एक हैबत तारी कर रखी है इस वक्त। और इस तरह का रिडार सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी उसमें अप्लाई की गई है जिसकी नज़ीर नहीं मिलती। और ये जो टेक्नोलॉजी इस तरह की मिसाइल्स में लॉन्च की गई है, रेडार सिस्टम भी उसको पकड़ने में नाकाम नजर आ रहे हैं। तो दिफाई लिहाज से वो इतना मजबूत नजर आ रहे हैं हमें, जबकि हमारी तरफ आप दिफाई शोबे में देखें तो इतना खातिर खा हमें जो प्रोग्रेस है वो दिखाई नहीं दे पा रही ड्यूरेशन। यहाँ पर आपको कल मैं एक बंदे से इंटरव्यू कर रहा था, वो कह रहा था कि भाई 23 मार्च की जो यहाँ परेड हुई है ना, इंडिया वो देख के डर गया है।
जी, अब इस पर मैं क्या कमेंट्स कर सकता हूं। अगर इंडिया को डराना भी है तो इस तरह की जो दिफाई शोबे में खातिर खा जो जिस बात को हम दुनिया भी कबूल करती हो वो चीज़ एटलीस्ट आप लोगों के सामने लाए, ताकि हम जैसे लोग और तमाम जो थिंक टैंक्स हैं आपकी इन बातों पर हंसने की बजाय आपको वो दादे तहसीन पेश करें। ये कोई बात नहीं है कि किसी मुल्क ने कोई परेड किसी कौमी दिन के हवाले से या किसी तारीखी दिन के हवाले से कोई परेड दुनिया के सामने पेश की तो दुनिया पे उसकी धाक बैठ जाएगी या दुनिया पे उसका जो रोब और दबदबा है उसमें इजाफा देखने को मिलेगा। भाई, जब तक आप अपनी दिफाई सलाहियतों में अमली तौर पर तब्दीलियां नहीं लाएंगे और अपने दिफा को मजबूत नहीं करेंगे जदीद टेक्नोलॉजी के हवाले से, जदीद इक्विपमेंट्स के हवाले से, तो दुनिया आपको मजबूत तस्लीम नहीं करने वाली। एक तरफ आप देखें कि इस तरह के जदीद मिसाइल लॉन्च किए गए हैं इंडिया की तरफ से जिसको रेडार सिस्टम पकड़ने में नाकाम नजर आते हैं, और दूसरी तरफ हमारे यहाँ सिर्फ इस तरह की व्यूअल्स की और जोशो जज्बे और जहाद की बातें आपको नजर आएंगी, और कोई अमली इकदाम जो कि इस तर्ज का इकदाम हो कि जिससे दुनिया सराय हालिया इस ड्यूरेशन में अभी हमें दिखाई नहीं दिया। तो ये दिफाई एतबार से भी आप देख लें कि किस तरह के डिफरेंसेस आपको देखने को मिल रहे हैं। और तीसरा मैं आपको बताऊं कि क्लाइमेट चेंज के हवाले से इंडिया ने इस वक्त चंद्रयान 3 के कामयाब तजर्बे के बाद एक यूनिक किस्म का सैटेलाइट जिसको के निसार का नाम दिया गया है, नासा जैसी एजेंसी के साथ मिलकर उन्होंने इस सैटेलाइट पर काम किया है। और इस सैटेलाइट की आपको ये खूबी बताऊं कि इस वक्त दुनिया में 5 से 8 हज़ार जो सैटेलाइट्स हैं वो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक ने स्पेस में लॉन्च किए हैं। और इस स्पेस की आपको अगर मैं बात बताऊं, ये अपनी नौयत का एक मुनफरिद सैटेलाइट है जो कि जमीन पर होने वाली तमाम जो कुदरती आफात हैं उससे निपटने में आपकी मदद करेगा, जिसमें मोटी मोटी चीजें मैं आपको बताता जाऊं। लाइक आपको बताऊं कि ज़लज़लों का आना, बर्फ का पिघलना, बर्फ की जो परतों की बुलंदी है उसके बारे में आपको सही मालूमात फराहम करना। इसके अलावा जो आतिश फिशां लावे फटते हैं उस हवाले से आपको आगाही फराहम करना, दुनिया के किस हिस्से में थंडर बोल्ट्स के हवाले से और जो भी कुदरती आफात हैं उसके हवाले से ये सैटेलाइट आपको एक जामे और मजबूत किस्म की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। इंडिया में इलेक्ट्रिक कार्स ऑलरेडी आ चुकी है, अब हाइड्रोजन के ऊपर वो काम कर रहे हैं। जी, हमारा जो मुझे लगता है कि हमारी बेसिकली ना कोई पॉलिसी ऐसी नहीं है, कोई फ्रेमवर्क नहीं हमारा डेवलप हुआ जिसके ऊपर हम काम करें। अगर होता है तो वो फिर सिर्फ फाइल्स में होता है, उसके ऊपर प्रैक्टिकली कुछ नहीं हो रहा होता। और इलेक्ट्रिक पे ही नहीं हम अभी आ सके, हाइब्रिड पे ये जो हाइड्रोजन है उस पर ऊपर हम किस तरह जाएंगे। और उसकी एक वजह ये भी है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा इसकी कॉस्ट हाई है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट नहीं है, वहाँ इलेक्ट्रिक स्टोव, इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट यहाँ पे हाई है, पेट्रोल की कॉस्ट यहाँ पे हाई है, हमें क्योंकि दूसरे कंट्री से लेना पड़ता है और उनके रेट पर लेना पड़ता है। इंडिया इस टाइम आपको आइडिया होगा कि रशिया से जो ऑयल ले रहा है हमारे से कई गुना सस्ता ऑयल ले रहा है, क्योंकि उनके साथ डील है, और फिर भी वो जा रहा है हाइड्रोजन एनर्जी की तरफ जा रहा है। हमें ऑयल भी महंगा मिल रहा है, हमारे पास पैसे भी नहीं पेट्रोल ख़रीदने के, फिर भी हम इस तरह के मिशंस को क्यों नहीं लॉन्च करते? गवर्नमेंट को क्यों नहीं ऐसा ख्याल आता कि यार हम भी ऐसी स्कीम लाएं और कुछ नहीं नेबर से सीख के उसकी नकल ही कर लें या उससे कुछ सीख ही लें? देखिए, उसके लिए ना आपको एक कंसेंसस चाहिए जो कि अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं समझता कि हमारे यहाँ पे मौजूद है। हम अपनी जो है ना वो पार्टी पॉलिटिक्स से बाहर नहीं आ रहे, हम कंट्री लेवल के ऊपर नहीं जा रहे कि हमें कुछ इकोनॉमिक इश्यूज जो हैं उनके ऊपर बैठ जाना चाहिए कि ये एक लॉन्गर रन में आज से 20-30 साल का प्लान जो है वो हमारे पास हो और वो कंटिन्यू एग्जैक्टली और वो कंटिन्यू करे रिगार्डलेस ऑफ आवर टेन्योर ऑफ आवर गवर्नमेंट्स। और उसकी वजह से ये होता है कि हम डिसीजन नहीं ले पाते। अगर एक गवर्नमेंट जा रही है वो कुछ ऐसे डिसीजन ले लेती है जो आने वाले के लिए प्रॉब्लमेटिक होते हैं, और जो आती है वो ऐसे डिसीजन ले लेती है जो उससे आगे आने वाले के लिए प्रॉब्लमेटिक होता है।